हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर का यह चौथा लेक्चर है, चौथा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ये जो डेरिवेशन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। याद रखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है यह आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। 5 अंक, ठीक है, 5 अंक में यह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं यही कहूँगा यदि आप रट कर नहीं समझ कर वीडियो में ही याद करने का प्रयास करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, कभी कभी आपसे क्वेश्चन अगर घुमा कर कहें तो आपको कह देगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसे आपसे कह सकता है। तो इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। या तो समाकलित वेग समीकरण कहे या वेग स्थिरांक का व्यंजक कहे, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो पहली बात आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि अक्सर स्टूडेंटों को मैं देखता हूं बोर्ड एग्जाम में आपसे कह देगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वो कहेंगे उनको पता है कि वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना, बट वो समाकलित वेग समीकरण कह दिया तो वो छोड़कर चले जाते हैं। तो पहला ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहली बात मान लेते हैं कि ये एक अभिक्रिया है जो है R=P। ये मान लेते हैं एक अभिक्रिया है जो है R=P। R क्या है? R है रिएक्टेंट, ये क्या है? P है प्रोडक्ट। इसे हिंदी में अगर मैं लिखूं तो ये है अभिकारक, इसे हम अभिकारक कहते हैं। ये क्या है? उत्पाद है, ठीक है जी। तो हम ये जान गए ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। इतनी बात आप समझ गए। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका जो वेग होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, वेग को हम R से दर्शाते हैं। तो यदि हम चाहें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है जिसे हम R से दर्शाते हैं, तो जो वेग होता है R वो बराबर होता है dR/dt के। आइए आगे माइनस लगता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। कैसे हम जानते हैं? अभिक्रिया का वेग हमने जब पढ़ाया था तो बताया था जो R होता है वो dR/dt के बराबर होता है, जहां R क्या है? अभिकारक है। यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता कोष्ठ में ये R अगर लिख दे तो अभिकारक है, और इसको अगर कोष्ठ में कह दे तो अभिकारक की सांद्रता कहेंगे। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमने फॉर्मूला जाना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे लिखिएगा अभिक्रिया का वेग ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हमने जाना कि इस अभिक्रिया है तो इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो एकांक समय में, ये dt क्या है? समय है, और dr क्या है? अभिकारक की सांद्रता है। तो इसको हम परिभाषा हमने अभिक्रिया का वेग का क्या बताया था कि एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये हम जानते हैं R=-dR/dt होता है। माइनस आगे इसलिए लगाया गया है क्योंकि R का मान मतलब अभिकारक की सांद्रता में लगातार कमी ही होता जाता है। जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ेगी इसकी सांद्रता में कमी होगी, इसकी सांद्रता में बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए माइनस यहाँ पे लगाया गया है। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं। फिर से हमने जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ाया था तो इसमें हमने बताया था कि जो R होता है, इसमें हमने बताया था जो R होता है वो KR1 के इक्वल होता है। मतलब हमने क्या बताया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में बताया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती या बराबर होता है।
मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के बराबर होता है, ये हमने बताया था। तो बताइए R का यहाँ पे एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला हुआ, तो R बराबर यदि ये हो सकता है तो R बराबर ये हो सकता है, तो इसका मतलब ये जो है इसके भी बराबर होगा। तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं ना कि इसके बराबर K R1 हम लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 तो सभी के ऊपर होता ही है। तो ये मेन हम फॉर्मूला ये लिखना चाहते थे। ये R इक्वल टू अभिक्रिया का जो वेग है वो माइनस डी आर बाई डी टी के भी बराबर होता है और K R के सक्रिय द्रव्यमान के भी बराबर होता है। इतना हमने लिख दिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, ये अभिक्रिया का वेग है, इसको भूल जाइए, यही ना अभिक्रिया का वेग है ना, ये है चाहे ये हम कह सकते हैं। तो अब आप ध्यान समझेंगे, अगर हम इसको बढ़ाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो ये माइनस डी आर और ये डी टी है और ये क्या है के आर है, यही ना है जी। ठीक है, अब आप ध्यान समझेंगे, ये जो ये माइनस है, माइनस को हम इधर भेजेंगे और जो डी टी है ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो हम इसको इधर भेजते हैं और ये आर है जो कोष्ठ में आर, इसको हम इधर भेजेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे तो केवल डी आर बचा और ये आर अगर नीचे आता है इधर भाग गुणा में इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो ये आर नीचे आ गया इक्वल टू यहाँ पे ये माइनस इधर चला गया तो माइनस ये के हो गया और ये डी टी इधर भाग में है इधर आएगा तो गुणा कराएगा, इधर अगर गुणा कराता है तो क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो ये आपको इतने पहले बात ये आपको फॉर्मूला मिला। अभी आप तक क्या समझा है इसको आप समझ लीजिए, यही बात आपको लिखना है। हमने केवल आपको सबसे पहले एक अभिक्रिया है जो है R इक्वल टू P, ये अभिकारक है ये उत्पाद है। अभिक्रिया के वेग का दो फॉर्मूला होता है, एक है R इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, एक होता है K R के सक्रिय द्रव्यमान के घात 1, ये होता है। तो हमने तीनों को इक्वल कर दिया। अभिक्रिया का वेग को भूल जाइए, ये अभिक्रिया का वेग ही तो है, तो ये जो होगा इसके बराबर होगा, सिंपल में मान रखा है। और उसके बाद केवल ये माइनस डी टी को हमने इधर भेजा है और इस आर को इधर गुणा में है, इसको हमने इधर भेजा है, पक्षांतर कर दिया, ये हमें मिल गया। जब इतना हमें मिला, इसके बाद अब हम क्या करेंगे इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। तो हम लिखेंगे, तब इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब हम लिखते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो यदि हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं तो यहाँ पे जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लॉग, मतलब लॉग को हम ln भी लिख सकते हैं, लॉग e। ठीक है, ln e मतलब यदि हम ऐसे लिखना चाहें तो लॉग e भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लॉग e, अब फिर से हमें क्या मिलता है r, ये हमें मिलता है। यदि हम इसका समाकलन करते हैं डी आर बाई आर का समाकलन करते हैं तो लॉग ई आर हमें मिलता है। और इक्वल टू है तो इक्वल टू हमने दे दिया। और यदि हम इसका समाकलन करते हैं तो ये के है, एक नियतांक है, और टी समय भी एक नियतांक ही है। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो जो नियत होता है वो बाहर निकल जाता है, तो के टी बाहर निकल गया और प्लस यहाँ पे आई आ गया। आई क्या है, आई है समाकलन स्थिरांक, आई क्या है समाकलन स्थिरांक है। तो यहाँ से हमें एक ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक है जी, देखिए जिन विद्यार्थियों को
अगर वो मैथ के नहीं होंगे, बायोलॉजी की स्टूडेंट है, उनसे मैं कहूँगा केवल आप इस लाइन को लिखने के बाद, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, इस लाइन को लिखने के बाद इसका जब समाकलन हम कर रहे हैं तो इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा। इतना याद कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इस जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको ये सब फॉर्मूला पता है तो वो याद है उनको। आगे बढ़ते हैं जी। अब आप समझिएगा, यदि यहाँ पे हम कुछ रूल लगाते हैं कि यदि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है तो उस समय पर जो समय है t उसका मान 0 होगा। ठीक है, यदि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है तो उस समय पर समय का मान जो 0 होगा, तो उस समय पर जो अभिकारक की जो अंतिम सांद्रता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के मतलब R0 के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब यदि t 0 है तो जो r है वो R0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार अगर हम इस पर मान पुटअप करते हैं सिंपल में, मतलब इसको हम यहाँ पे रखते हैं t के मान के, t के जगह पर 0 और r के जगह पर R0 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे log है, log e, r के जगह पे R0 हम लिखेंगे, r बराबर है R0 के। कब? जब यदि अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ है तब। तो ये R0 हमने लिख दिया और माइनस के, और t के जगह पर हम जानते हैं t इक्वल टू 0 है, तो 0 प्लस i हमने लिख दिया। अगर हम सॉल्व करें इसको तो देखिए ये तो टोटल 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब log e R0, इधर क्या ये टोटल 0 तो इधर i, तो यहाँ से हमें एक मान मिला i का जो मान मिला वो क्या मिला हमें, log e R0 इक्वल टू i, मतलब i का मान इतना है। तो अब आप समझिएगा, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, सॉरी इसको हमने समीकरण फर्स्ट माना है, तो इसको हम समीकरण 2 मानते हैं और इसको समीकरण 3 मानते हैं। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए i का मान है इतना और समीकरण 2 में देख रहे हैं i है, तो इस i के मान जो इतना है इसको हम i की जगह पर रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम लिख देंगे समीकरण 3 को, मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो हम लिखते हैं समीकरण 3 के मान को सेकंड में रखने पर। ठीक है जी, तो अब हम रखते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हम अगर रखते हैं तो क्या मिलता है, log e है और ये r है तो r हमने लिख दिया, इक्वल टू फिर से i है, k है, t है तो t हमने लिख दिया, फिर से प्लस देंगे, प्लस i की जगह पर हम इतना लिखते हैं, तो ये क्या है log e और फिर से ये क्या है R0, ये है तो ये हमने लिख दिया। बात समझ रहे हैं ना, केवल i की जगह पर ये हमने टोटल मान रखा है। उसके बाद अब आप सोचिएगा, ये माइनस kt है, इसको हम इक्वल टू के इधर भेजते हैं तो ये माइनस है इधर प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम इधर भेजेंगे, ये वाला इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। पहले इसको हम भेज देते हैं, तो जब इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा kt प्लस में हो जाएगा, और उसके बाद ये प्लस में पहले से है तो हम लिख देंगे log e, ये R0 है तो R0 हमने लिख दिया। फिर से ये वाला प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हम लिखेंगे log e और R। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें ये फॉर्मूला मिला। ठीक है, अब आप थोड़ा सा सोचने वाली बात है, नहीं अभी इसको हम पोस्ट में नहीं करते हैं, यहाँ से हमें ये मिला। अब आप सोचिएगा थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से समझते हैं और सोचते हैं तो आप ध्यान से देखिए। देखिए अब हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि log मतलब log जो log a माइनस log b होता है तो वो क्या हो जाता है log a बाई b होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, log a माइनस log b होगा तो उसको वो बराबर होता है log a बाई b के। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो log इसको है तो log ये a मान लेते हैं इसको b, तो log a माइनस log b, तो इसको हम लिख सकते हैं log
a बाई बी, इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे log a माइनस log b इक्वल टू log a बाई बी है, तो उस प्रकार हम इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से समझेंगे, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक kt है तो kt हमने लिख दिया, यहाँ पे log e है तो log हमने log e लिखकर, और ये a है b है तो a वाला ऊपर चला जाएगा तो r नॉट, और ये नीचे आ जाएगा तो r हो जाएगा। ये हो गया जी, बात समझ रहे हैं। फॉर्मूले से हमने ये लिखा है। उसके बाद अब आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, यहाँ पे समझने वाला ये है कि यहाँ पे एक में इस कलर से लिख दे रहा हूँ, चलिए यहाँ से ही हम लिख देते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि जो log e होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 2.303 log 10 के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल याद रख लेंगे कि जो log e होता है वो बराबर होता है 2.303 log 10 के बराबर होता है। तो यदि हम मान रखते हैं log e की जगह पर 2.303 log 10, तो ये हमें क्या मिलता है, kt, और log 10 की जगह पर 2.303 और log 10 ये हमने लिख दिया log 10, ठीक है जी, log 10 हमने लिख दिया। अब फिर से ये क्या है, ये क्यों कलर भैया ऐसे हो जा रहा है, कलर डिफरेंटिंग नॉट सो गुड। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको समझ में आ गया। केवल हमने log e के जगह पर हमने ये मान पुटअप किया है 2.303 log 10, और फिर से ये जो है ये हमने ऐसे ही लिख दिया, इतना हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे दिख रहे हैं तो ये t इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा। तो यहाँ से हमें क्या फॉर्मूला मिलता है, यहाँ से फॉर्मूला मिलता है k इक्वल टू 2.303 भाई, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो t इधर भाग करा दिया, फिर से log हो गया, फिर से ये 10 है तो 10 हमने लिख दिया। ये क्या है, r0 बाई क्या है, r है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला मिला, ये हमारा क्या मिला, ये हमारा मेन फॉर्मूला मिला है, ये हमारा मेन फॉर्मूला मिला जो है क्या है, k इक्वल टू 2.303 बाई टी log 10 r नॉट बाई r मिल गया। ये तो इतनी बात आप समझ गए, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ पर k क्या है, वेग स्थिरांक है, t क्या है, समय है, ठीक है। log 10 का मान 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे जो r है, यहाँ पे चूंकि आप समझिएगा, यहाँ पे जो r ये प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता क्या है, r नॉट, ये प्रारंभिक सांद्रता है। इसे बहुत सारे बुक में r नॉट से प्रदर्शित किया गया है और बहुत सारे बुक में a से भी प्रदर्शित किया गया है, तो a हमने लिख दिया। यदि मान लेते हैं कि ये इतना बराबर a है, अब मान लेते हैं अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता जो r है उसको हम मान लेते हैं कि a माइनस एक्स। प्रारंभिक सांद्रता जो r नॉट है उसको हमने a मान लिया। अब बहुत सारे बुक में ऐसे दिया है कि अंतिम सांद्रता जो r है उसको a माइनस एक्स माना है। तो अगर हम इसको मान को यहाँ पे रखते हैं तो ये हमें क्या मिलता है, k इक्वल टू, यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ से हमें मिलता है k इक्वल टू 2.303 बाई टी log 10 और फिर से r की जगह पर हम a लिख देंगे, r नॉट की जगह पर a लिख दिया, r की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिल गया। तो ये फॉर्मूला मैंने क्यों बताया, इस फॉर्मूले को इसलिए बताया कि बहुत सारे बुक में ये दिया है, बहुत सारे बुक में ये दिया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बात एक ही है। तो ये आपका प्रूफ हो गया पूरी तरीके से, ये आपका प्रूफ हो चुका है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला।
चाहे तो आप यहाँ तक भी कर देंगे, 100% सही होगा। केवल आप लिख लीजिएगा नीचे कि प्रारंभिक सांद्रता जो R0 है, अंतिम सांद्रता R है, जिससे जो टीचर हैं उनको भी समझ में आ जाए, या आप यहाँ तक कर देंगे और भी बेटर रहेगा। अब यहाँ तक बात है कि क्या क्या ये है। के है वेग स्थिरांक, टी है समय, log 10 का मान आप जानते हैं 1 होता है। ए क्या है, ए है प्रारंभिक सांद्रता, यहाँ पे ए प्रारंभिक सांद्रता, नीचे -x लिखा है, तो ये x क्या है, x है वियोजन की मात्रा, कि उसमें कितने पदार्थ वियोजित हो चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। समाकलित वेग समीकरण है, आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। सिंपली में यहां से लेकर करते 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 यहां तक आ जाएंगे, 100% आपका सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको आसानी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने एक छोटी छोटी बातें आपसे बताई हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे, आसानी से आप याद कर पाएँ। तो अदरवाइज 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा वीडियो को, आपको आसानी से याद आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात ये भी है कि यदि आपको समझ में आ रहा है, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो सपोर्ट कर लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप जाइए उस लिंक पर क्लिक करके बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। ठीक है। तीसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कह रहे थे कि सर क्लास 12 केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, कैसे मिलेगा, ऑल चैप्टर वाइज हमें टॉपिक मिलेंगे कैसे। तो देखिए ऑल चैप्टर के फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब ओनली आपके केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर का अगर नोट्स लेना है, ओनली 99 रुपये रखा गया है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर केवल आप मैसेज कर देंगे कि क्लास 12 केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, आपको वहां से केमिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा। ओनली 99 हमने रखा हुआ है प्राइस। ठीक है, मुश्किल से 5 से 10 रुपये आपको पर चैप्टर रखा गया है। और फिजिक्स का 14 चैप्टर है, उसका भी ओनली 99 ही प्राइस है। तो यदि आप लेना चाहें तो नोट्स आप लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए वीडियो टोटल फ्री है, केवल नोट्स के लिए आपको प्राइस रखा गया है, क्योंकि अगर उसको फ्री कर दिया जाए तो उसका स्टूडेंट उतना वैल्यू नहीं करेंगे। जब तक कोई भी चीज़ है फ्री में मिल रहा है तो उसका मैं देख रहा हूँ कि वैल्यू नहीं किया जा रहा है। मैं जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उस समय पे मैंने नोट्स प्रोवाइड किया था फ्री में, उसका कोई वैल्यू नहीं किया, इसलिए मैंने अंत में जाकर उसको प्राइस रखा, और तब जाकर मुझे अब लग रहा है कि हाँ स्टूडेंट थोड़ा समझ रहे हैं। तो वैल्यू होना चाहिए, आपका भी वैल्यू होना चाहिए, हमारा भी वैल्यू होना चाहिए, सभी का वैल्यू होना चाहिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।